चलो बेटा देखो, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इसको बोलते हैं 2016, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं IBC, ठीक है। और ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। पहले समझो इस लॉ का, इस एक्ट का थीम क्या है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि इंसॉल्वेंसी करने के लिए हमने ये लॉ बनाया। अगर आपको इंसॉल्वेंसी करना है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, कोई बिजनेस अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसका प्रोसीजर कैसे रहेगा। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में बना। पहले इस एक्ट के बनने का लॉजिक समझते हैं। देखो अभी तक इंडिया में बहुत सारे इंसॉल्वेंसी लॉज थे, अभी तक इंडिया में बहुत सारे इंसॉल्वेंसी लॉज थे। अब उन सारे इंसॉल्वेंसी लॉज को एक जगह पे असेंबल करके क्या बना दिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। याद है मैंने क्या बताया था, कोड और एक्ट का डिफरेंस। एक्ट क्या होता है, पार्लियामेंट से पास होके आता है, ठीक है। और कोड क्या होता है, जब बहुत सारे एक्ट को एक साथ असेंबल कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोड बोलते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों आया, इसके लॉजिक को समझो। बहुत बार आपने देखा होगा बेटा कि मार्केट में या न्यूज में आपको सुनने को मिलता है NPA, इसका फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक वाले जनरली इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्या, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। कैसे होता है सुनो, हमारे पास इंडिया में इंसॉल्वेंसी के लिए IBC से पहले एक एक्ट था जिसका नाम था सारफेसी एक्ट। क्या नाम था, सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट का सेक्शन नंबर 13, सारफेसी एक्ट का सेक्शन नंबर 13 था, उसमें एक प्रॉब्लम लिखा हुआ था। प्रॉब्लम क्या था, ध्यान सुनो। मान लो बैंक ने कोई लोन दिया और लोन क्या हो गया बेटा, ड्यू हो गया। बैंक ने क्या दिया, लोन दिया, और लोन क्या हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में क्या हो गया, ड्यू हो गया। बैंक लोन ड्यू होने के बाद, आज भी बेटा यही रूल चलता है, 90 डेज का वेट करती है। कितने दिनों का, 90 दिनों का वेट करती है। और अगर 90 डेज में भी कस्टमर उसको पैसे नहीं देता है तो बैंक क्या करती है, अब अपने लोन को NPA अनाउंस कर देती है। क्या अनाउंस कर देती है, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अब जब NPA अनाउंस कर देगी उसके बाद बैंक क्या करती है, नोटिस भेजती है। क्या भेजती है, नोटिस। किसको भेजेगी नोटिस, कस्टमर को। इसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। क्या भेजते हैं इसको, डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस जिस दिन गया और 60 डेज का आपको टाइम देती है फॉर रीपेमेंट, 60 डेज का टाइम देते हैं फॉर रीपेमेंट। देखो हमें टाइम कितना ज्यादा मिल रहा है, पहले लोन ड्यू हुआ, ड्यू के बाद हमें 90 दिनों का टाइम दिया गया फॉर पेमेंट, और 90 दिन के बाद बैंक इसको NPA अनाउंस करती है, और उसके बाद बैंक क्या भेजती है बेटा, डिमांड नोटिस, और फिर आपको 60 डेज का टाइम देती है फॉर रीपेमेंट। और अगर 60 डेज में भी रीपेमेंट नहीं हुआ ना तो बैंक क्या करती है, मैटर जो है मतलब रिकवरी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देती है। उसको बोलते हैं ESI, इन्फोर्समेंट एजेंसी को आपका केस भेज देगी, और इन्फोर्समेंट एजेंसी क्या करेगी, रिकवर करेगी लोन। याद रहेगा, इन्फोर्समेंट एजेंसी क्या करेगी बेटा, रिकवर करेगी लोन। समझा। देखो लोन ड्यू हुआ, 90 दिन का वेट किया, 90 दिन के बाद NPA, फिर डिमांड नोटिस, फिर 60 दिनों का टाइम मिला। आपको लगता है आपने कस्टमर को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। लोन ड्यू होने के बाद वेट ही क्यों करना, लोन ड्यू होने के बाद वेट ही क्यों करना, भाई ड्यू हो गया तुम पैसे की डिमांड करो। लेकिन बैंक क्या करती है, 90 दिनों का टाइम देती है, 90 दिनों तक भी कस्टमर नहीं देता है तो वो डिमांड नोटिस भेजती है, डिमांड नोटिस के बाद 60 डेज का टाइम देती है, वहां भी कस्टमर नहीं देता तो ESI यानी इन्फोर्समेंट। अब एजेंसी आएगी, रिकवरी एजेंट आएगा, ठीक है, वो आपसे क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। ऐसा आपने बहुत देखा होगा, साउथ इंडियन मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो जाके धमका के डरा के फिर क्या लेते हैं बेटा, लोन लेते हैं। आ रही है बात इसमें। आपको नहीं लगता कि बैंक अपने ही पैसे के लिए भीख मांग रहा है, उसी का पैसा और खुद के पैसे के लिए कितना टाइम दे रहा है, 90 दिन का टाइम दे रहा है, फिर 60 डेज का टाइम दे रहा है। तो मुझे बता प्रॉब्लम है बैंक वालों के लिए। अच्छा अब इसमें देखो एक और प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम समझ में आया क्यों ये लॉ आया। एक ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, ध्यान सुनना। मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम लेते हैं मान लो रिलायंस। रिलायंस लिमिटेड ने बहुत सारे बैंक से लोन लिया। मान लो कौन कौन से बैंक से लोन लिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, ठीक है। रिलायंस ने SBI से लोन लिया, रिलायंस ने HDFC से लोन लिया, रिलायंस ने एक्सिस बैंक से लोन लिया,
रिलायंस ने मान लो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लोन लिया, ठीक है। अब लोन का अमाउंट देखो, इसका जो लोन है वो 100 करोड़ का है, इसका जो लोन है वो 200 करोड़ का है, इसका जो लोन है 50 करोड़ का है, और इसका जो लोन है 300 करोड़ का है, और इसका जो लोन है ओनली 2 करोड़ का है, ठीक है। अब देखो बैंक के पास, कंपनी के पास टोटल लोन कितना है, 200, 300, 550 और 2 करोड़, यानी 552 करोड़, 552 करोड़ का लोन है इनके पास, ठीक है। अब ये छोटी बैंक है भाई, इनको अपना पैसा वापस चाहिए, तो उस लॉ में क्या लिखा हुआ था कि अगर मल्टीपल बैंक से आपने लोन लिया है तो इसको एक नाम दिया गया था बेटा कंसोर्टियम ऑफ लोन। मतलब मल्टीपल बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो मल्टीपल बैंक से अगर किसी ने लोन ले रखा है और कोई भी एक बैंक अगर अपना रिकवरी चाहता है तो क्या बोला, आप रिकवरी का अप्लाई तभी कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं जब आपका लोन अमाउंट टोटल लोन के 60% के बराबर हो, तभी कोर्ट केस आपका लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। अब एक बात मुझे बताओ, इसको अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो ये सबको बोलेगा भाई चलो रे चलो केस फाइल करते हैं, इसको तो अपना पैसा ही नहीं रिकवर हो पाएगा। प्रॉब्लम है नहीं है भाई, मैंने तुझे 2 करोड़ दिया, मुझे दूसरे बैंक से क्या लेना देना, मेरा पैसा 2 करोड़, तुम क्या बोल रहे हो टोटल लोन का 60% होना चाहिए। क्यों भाई, मेरा 2 करोड़ है, मैं छोटा बैंक हूं, मुझे अपने पैसे की रिकवरी चाहिए, क्योंकि मेरा अगर 2 करोड़ डूब गया या पैसे नहीं मिला तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन बड़े बैंक को कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, बड़े बैंक को इतनी दिक्कत नहीं है, समझा। तो ये 2 प्रॉब्लम थी बेटा किसमें, सारफेसी एक्ट में, पुराने वाले लॉ में, जो बैंक की रिकवरी की लोन की बात करता था, समझा। देखो मेरे नोट्स में मैंने सबसे पहले वही लिखा हुआ है, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे बेटा, नेक्स्ट पेज पे देखो, सेक्शन 13 करके लिखा हुआ है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय क्रेडिटर्स इन अर्लियर इंसॉल्वेंसी रेजिम, लिखा हुआ है, सेम ऐसा ही डायग्राम बना के दिया है। नीचे देखो सेक्शन 39 करके लिखा हुआ है, ये जो 60% वाली बात बताई ना, ये 39 का पॉइंट था। 2 प्रॉब्लम समझ में आई, क्यों इस एक्ट को, क्यों इस कोड को लाना पड़ा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक रेजोल्यूशन कोड को क्यों लाना पड़ा, ये 2 बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। और ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी बेटा। एक्चुअली सारफेसी से पहले ही बेटा एक लॉ था हमारे पास, सारफेसी से पहले भी हमारे पास एक लॉ था जो लोन रिकवरी की बात करता था, ठीक है। नीचे देखो उस एक्ट का नाम लिखा हुआ है, द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिखा हुआ है द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब आप फाइनल में जाओगे ना, फाइनल में आपको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट में हमें सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं बेटा, और 5 चैप्टर 100 मार्क्स का है, सिर्फ 5 चैप्टर है और 100 मार्क्स का है। एक चैप्टर है टेक ओवर, एक है मर्जर अमलगमेशन, एक है वाइंडिंग अप, एक है सारफेसी और एक है रिकवरी ऑफ बैंक डेट, बस इतने ही हैं 5 चैप्टर। हाँ मतलब 40-40 पेज, 50-100 पेज के एक चैप्टर है। हाँ जैसे डायरेक्टर है, पूरी बारात निकलती है। टेक ओवर जो उसका एक है ना, टेक ओवर अपने आप में 100 पेज का है, मर्जर अमलगमेशन 100 पेज का है, वाइंडिंग अप हमने यहाँ पे 5 पेज में खत्म किया था, वाइंडिंग अप वहाँ पे 60 पेज की है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में, तभी तो बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास बेटा वास्ट नॉलेज होती है लॉ की। क्यों, बहुत डिटेल में जाके वो पढ़ते हैं, हर एक चीज़ों को बारीकी को समझते हैं। अब देखो वहाँ पे जब जाओगे ना फाइनल में, तो आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है। अभी तो मैं सिर्फ चैप्टर्स की कमी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब इस एक्ट को पढ़ोगे तो यहाँ पे अब देखो एक्ट का नाम क्या लिखा हुआ है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये एक्ट ओनली एंड ओनली किसकी रिकवरी की बात करता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर लोन डूबेगा तो ये एक्ट मदद करेगा उनको क्या करने में, रिकवरी करवाने में, ठीक है। एक बात बताओ, पहले वाला जो हमने सारफेसी की बात की वो भी रिकवरी की बात कर रहा था कि हम रिकवर करवा देंगे, ये भी क्या बोल रहा है, हम आपको रिकवर करवा देंगे, ठीक है। और इसको रिकवर करवाने के लिए बेटा 2 लोगों को अपॉइंट किया गया था, एक था DRT, आज भी है बेटा DRT और DRAT। इसका नाम था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और इसका नाम था डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। इंडिया में 38 DRT है और 5 DRAT है। आप मुझे बताओ बेटा, क्या आपको लगता है इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल मार्केट, हमारी इंडियन कंट्री में इंडस्ट्रियल मार्केट बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल मार्केट को कर्व करने के लिए सिर्फ 38 DRT से काम चल जाएगा या 5 DRAT से काम चल जाएगा? नहीं ना। मतलब रिकवरी प्रोसेस यहाँ का बहुत ही स्लो था, रिकवरी प्रोसेस यहाँ का क्या है बेटा, बहुत ही स्लो है। तो देखो पहले वाले लॉ में क्या प्रॉब्लम था कि यू आर गिविंग द टू मच टाइम टू द डेटर,
पेमेंट करने के लिए। अब ज्यादा टाइम दोगे तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट ही करेगा ना। दूसरे वाले लॉ में गलती क्या था कि भैया आपने यहां पे जो रिकवरी के ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं वो बहुत कम है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल मार्केट को सॉल्व करने के लिए इतने डीआरटी से काम नहीं चलेगा। और जितने भी डीआरटी और डीआरएटी है ना बेटा, इसमें ऑफिसर्स इतने करप्ट बैठे हुए हैं ना, बहुत करप्टेड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो रिकवरी से ज्यादा कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डाल देते हैं। एक बात मुझे बताओ, आज अगर मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, लोन लेके मैंने बिजनेस ओपन किया और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझसे ये बिजनेस नहीं चलना, मैं बिजनेस को बंद करना चाहूं, तुरंत हो जाएगा? नहीं, वाइंडिंग अप सालों साल चलती रहती है। अब मैं बैंक को बार बार बोल रहा हूं कि सर मैं बिजनेस नहीं चला सकता, गवर्नमेंट को बोल रहा हूं बिजनेस नहीं चला सकता, बंद कर दो। अब कंपनी क्या करेगी, वाइंडिंग अप में जाएगी, 2 महीना 4 महीना 5 महीना। लेकिन एक बात मुझे बताओ, साल भी अगर लग गया वाइंड अप करने में तो क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट तो बढ़ता रहेगा ना, बैंक वाले इंटरेस्ट थोड़ी छोड़ेंगे, तो मेरा माउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप मुझे बताओ बिजनेस बंद करना अच्छा है या बिजनेस रिवाइव करना अच्छा है? रिवाइव करना। तो अगर मान लो मैं बिजनेस नहीं चला पा रहा हूं, तो अब ये लॉ क्या बोलता है आईबीसी कि ठीक है तुम बिजनेस नहीं चला पा रहे हो ना, एक काम करो, तुम अपना बिजनेस क्रिएटर को दे दो। किसको दे दो? क्रिएटर को। अब वो अपने एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करेगा और बिजनेस चलाएगा। तो ये वाला जो एक्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये क्या बोलता है, बिजनेस बंद करने से अच्छा उसको चलाना ठीक है। क्योंकि आपके अगर आप बिजनेस नहीं चला पा रहे हो मतलब आप एक्सपर्ट नहीं हो, तभी आपसे बिजनेस नहीं चल पा रहा, ठीक है हम एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे। और सुन के बहुत अच्छा लगेगा, इसमें एक्सपर्ट पता है कौन है? कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनको एक्सपर्ट के तौर पे रखा गया है कि यू आर द सिविल लॉ एक्सपर्ट, यू आर द बिजनेस एक्सपर्ट। ठीक है, आप आइए। और इनका काम होता है कि रिजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करना। हाँ ठीक है, जब ऐसा लगेगा कि यस कंपनी रिवाइव हो ही नहीं सकती, ठीक है आप बंद कर दो। समझा नहीं समझा? तो 2 कमियां समझ में आ गया। एग्जाम में बेटा सबसे पहले पूछता है कभी कभी रीजन क्यों ये कोड आया। 2 रीजन पता चल गया, 3 अभी तक पढ़ लिए हमने। एक तो वो 90 डेज वाला, दूसरा 60% वाला, और तीसरा यहाँ पे आरडीडी भी जो है वो बहुत ही कम है। नीचे देखो और भी मैंने रीजन लिख रखे हैं, लिखा हुआ है ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन ऑफ प्रीवियस इंसॉल्वेंसी रेजिम। बस इतना रट्टा मार लेना। पहला क्या लिखा हुआ है, जो सारफेसी एक्ट था बेटा, या रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो था, वो ओनली सपोर्ट करता था इंडियन बैंक्स को। अगर फॉरेन बैंक से आपने लोन लिया, भूल जा बेटा, ये मदद ही नहीं करता था फॉरेन बैंक को। एक बात मुझे बताओ, तुम मेहमानों की मदद ही नहीं करोगे तो क्या वो आएगा इंडिया में? बिल्कुल नहीं आएगा। आप सपोर्ट किसको कर रहे थे? ओनली इंडियन बैंक को, ओनली बैंक्स को। भाई मैंने कोई लोन दिया किसी को, मैंने प्रणीत को लोन दिया, प्रणीत भाग गया, मेरी रिकवरी के लिए कोई नहीं है, मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा, कोई एक्ट ही नहीं बना था। तो आप सपोर्ट किसको कर रहे थे? ओनली इंडियन बैंक्स को। व्हाट अबाउट नॉन बैंकिंग लेंडर्स? व्हाट अबाउट फॉरेन बैंक? वो क्या करे? फिर तो इंडिया में कोई फॉरेन बैंक लाएगा ही नहीं, लोन भी नहीं देगा, बोलेगा इंडियन लॉ तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा रिकवरी में। आ रही है बातें समझ में? कम बेटा कोई भी इंसान अगर इंडिया से फ्रॉड करके निकल रहा है ना, तो याद रखिएगा उसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ही होता है। इतने बड़े स्केल पे अगर आप कोई स्कैम कर रहे हो, यू आर नॉट केपेबल फॉर डूइंग द स्कैम जब तक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो उसमें बेटा इन्वॉल्वमेंट भी इन्हीं लोगों की थी। कोई भी अगर बड़ा स्कैम हो रहा है तो उसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का मतलब है तुम सरकारी दामाद हो, ठीक है, काम कुछ नहीं करेंगे, पैसे तनख्वाह इनको टाइम पे चाहिए। और ज़्यादातर आप जितने भी स्कैम्स देखो ना, जब इस स्कैम्स का पूरा पिक्चर सामने में आता है ना, कहीं ना कहीं हर एक स्कैम में गवर्नमेंट कितना भी इस बात को झुटला ले कि गलत है, हर एक स्कैम में कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व रहता ही है। काम बंद बेटा, अभी तो बंद, किंगफिशर भी कहाँ चल रही है? हाँ किंग विजय माल्या के एक ही बिजनेस थोड़ी थे, हजारों बिजनेस है उसके। चलिए दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, आरडीडीबी डज नॉट प्रोवाइड रेमेडी टू द नॉन बैंकिंग लेंडर्स। बताया था नॉन बैंकिंग लेंडर को ये कोई सपोर्ट नहीं करता था। नॉन बैंकिंग लेंडर में कौन? हम लोग, पार्टनरशिप फर्म। ये लोग अगर लोन दे तो इसको सपोर्ट ही नहीं करता था। मुझे बताओ हमारे लिए कोई लॉ थी? नहीं। नेक्स्ट, इन एडिशन
This is a major issue that these act also aimed debt recovery rather than the assessment of enterprises as a going concern. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जो जितने भी एक्ट थे ये ओनली बंदूक दिखा के लोन रिकवरी की बात करते थे। ये नहीं बोलते थे कि ठीक है बेटा मैं तेरे साथ हूं, हम मिलकर बिजनेस चलाएंगे। इनका काम क्या था? ओनली डेट की रिकवरी करना। समझ में आया? नेक्स्ट, सिका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट बहुत पहले था बेटा। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट अप्लाई ओनली टू द इंडस्ट्रियल कंपनी। व्हाट अबाउट नॉन इंडस्ट्रियल कंपनी? उनके रिकवरी की बात कौन करेगा? समझ में आ रहा? तो इतने सारे बेटा मेजर प्रॉब्लम थे किसमें? एक्ट में। इसी वजह से हमने क्या लाया? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। शॉर्ट में सीधा क्या बोलेंगे बेटा? IBC। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे आपको एक टॉपिक दिख रहा हो, जो टॉपिक बोल रहा हूं उतना ही टिक करना। Why insolvency and bankruptcy code was needed? दिख रहा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया। ठीक है, देखिए क्या लिखा मैंने। विद द एम टू एड्रेस दोज अबव प्रॉब्लम, जो हमने भी प्रॉब्लम गिनवाए आपको, प्रोवाइड एक्सपीडियस रिकवरी टू एम्पावर ऑल क्लासेस ऑफ क्रेडिटर। यानी यहां पे सारे क्लास ऑफ क्रेडिटर को लिया गया। वहां पे क्या थे? पर्टिकुलर क्लास फिक्स थे। All class of creditor and deploy capital into more profitable venture. The Ministry of Finance formed the Bankruptcy Law Reform Committee, which submitted its report and draft Insolvency and Bankruptcy Code in November 2015. यानी सारे लॉज को एक साथ असेंबल करके हमने सारे क्रेडिटर को यहां पे असेंबल किया, सब क्रेडिटर को लाया, सिर्फ बैंकिंग वालों को नहीं, सबको लाया, ताकि सबका रिकवरी एक तरीके से हो जाए। समझ में आया? आगे देखो एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है यहां पे। आईबीसी का मेन फीचर क्या है? पहला, टू इंश्योर रिवाइवल बिफोर लिक्विडेशन। ठीक है, हम रिकवरी करेंगे लिक्विडेशन से पहले पहले और कंपनी को हम बंद भी होने नहीं देंगे। दूसरा, रिड्यूस द माउंटिंग ऑफ एनपीए। हम एनपीए होने ही नहीं देंगे। क्यों? ड्यू डेट के बाद ही हम चले जाएंगे डिमांड करने के लिए। क्यों मैं 90 दिन का वेट करूं? ठीक है, आगे, नीड ऑफ यूनिफाइड कोड। पूरे सिस्टम को एक कोड में लाकर असेंबल कर दिया। मुझे बताओ, सिविल प्रोसीजर कोड एक ही है ना? सारे सिविल लॉज उसी से गवर्न होते। हमने कभी कभी क्या पढ़ा था कि ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम होता है, लाइक क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल बॉडी को क्या बोला गया? तुम अपने सिस्टम बनाओ लेकिन फॉलो सीपीसी को भी करना है। लिखा ना, इतने लिमिट तक आपको सीपीसी फॉलो करना है। तो क्या हो रहा है? एक सिस्टम में चल रहा है। जितने भी सिविल केसेस हैं वो सब के ऊपर क्या लगता है? सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। प्रोवाइड एन इजी एग्जिट रूट फॉर द कॉर्पोरेट। क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं? इजी एग्जिट रूट। एक बात मुझे बताओ, तुम्हें पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, निकल जाओ ना। लेकिन अब तुम्हें बोलो नहीं मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, नहीं हो पा रहा भाई, मुझसे दिमाग में जाती नहीं है बात। इससे अच्छा मैं दूसरा काम करूं तो वहां पे ज्यादा दिमाग जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर सिंपल क्या बोल रहा, भैया तुम्हें अगर किसी चीज में तुमने एंटर किया और एंटर करने का उसका एग्जिट रूट सिंपल होना चाहिए। तभी हमने क्या पढ़ा था? स्ट्राइक ऑफ था ना भैया। ठीक है, नहीं चल रहा बिजनेस, ठीक है, हम फटाफट आपको क्या कर देते हैं? वाइंड अप कर देते हैं। क्यों मैं आपको घसीटूं? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो ये क्वेश्चन बहुत पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। Why insolvency and bankruptcy code was needed? ठीक है, आ जाइए। उसके बाद सीधा आ जाओ बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द कोड लिखा हुआ है। ये कोड, ये जो एक्ट है ना, ये अपन फाइनल में दोबारा पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल में, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू है। अब देखो इस एक्ट में 5 पार्ट है बेटा। इस एक्ट के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो बेसिक प्रोविजन को डील करता है। जो दूसरा पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की बात करता है। जो तीसरा पार्ट है वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बैंकरप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म की बात करता है। चौथा पार्ट जो है हम लोगों की बात करता है रिजोल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होंगे, और जो 5वां पार्ट है वो मिसलिनियस को डील करता है। लेकिन अभी हमें ओनली 5 सेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको एक दिख रहा है 4-5 चीजें मैंने एक साथ ब्लैक उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन लिखा हुआ है। इन सारे चीजों को एक चीज में समा दिया गया।
बताओ इंसॉल्वेंसी कब होता है? जब तुम्हारी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, तो हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी जब कोर्ट डिक्लेयर कर देता है यस इसकी एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो बैंक्रप्सी। और लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप किसका होता है? कंपनी का। ये दोनों वर्ड हम किसका कब इस्तेमाल करते हैं? कंपनी में, जब कंपनी को हमें बंद करना होता है। डिसोल्यूशन फाइनल ऑर्डर कि अब कंपनी क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। आई बातें समझ में? चलिए उसके बाद देखो प्रियम्बल ऑफ द कोड लिखा हुआ है, ये भी आपको 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है कि बेटा इस कोड का प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल का मतलब पता है? बहुत बार बताया था, हर एक एक्ट का अपना प्रियम्बल होता है, मींस ऑब्जेक्ट। हर एक एक्ट का अपना क्या होता है बेटा? प्रियम्बल। तो देखो प्रियम्बल में क्या लिखा है? An act to consolidate and amend the law relating to reorganization of insolvency resolution of corporate person, partnership firm and individual। देखो अभी तक जितने भी लॉस थे उसमें बैंक की बात की गई थी रिकवरी की, यहां पे 3 लोगों को लेके आ गए। किसके? कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, सब आ गए। यानी आज के दिन कोई भी इंसान लोन दे रहा है, अगर उसका लोन रिकवर नहीं हो रहा है, सीधा वो कहां चला जाएगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। क्या अब उसको दर दर भटकने की जरूरत है? नहीं, एक जगह पे लॉ को लाके आपने क्या कर दिया? असेंबल कर दिया। आ रही है बातें समझे? इस टाइप के लॉ बने तो बेटा मजा भी आता है, जहां पे मुझे ज्यादा भटकना ना पड़े। और ये लॉ बनाने वाला इंसान अभी नहीं रहे, अरुण जेटली जी इनको पास आउट करके गए थे। ये बिग अचीवमेंट था कि हाँ एक लॉ बना के गए जिसमें सारे चीज को असेंबल कर। ऐसे लॉज बने तो पढ़ने में भी मजा आए और काम करने में भी मजा आए। और यही है एनसीएलटी का बेटा बेस एरिया, जहां पे वो रिकवरी की बात करते हैं। आज आगे क्या लिखा हुआ है? Individuals in a time bound manner for maximization of value of asset of such person to promote entrepreneurs availability of credit and balance interest of all the stakeholder। यहां पे क्या बोला कि हम रिकवरी तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि बिजनेस बंद ना हो, क्योंकि बिजनेस बंद होगा 2 चीजें, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट करेगी और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस होगा तो ही बेटा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इक्वल वे में होगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? चलिए तो ये था हमारा प्रियम्बल। अब आजिए इस एक्ट का बेटा की हाईलाइट देख रहे हो। अगर तुम्हें प्रियम्बल ना याद हो, ठीक है, एग्जाम में अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट पूछे आईबीसी का, बेनिफिट पूछे, इंपोर्टेंस पूछे या शॉर्ट नोट्स पूछे, जो मैंने की हाईलाइट लिखे ना उसके 6-7 पॉइंट रख लेना, लिख के आ जाना। देखिए आईबीसी कोड का मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स क्या है? सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है? इंसॉल्वेंसी टेस्ट मूव फ्रॉम इरोजन ऑफ नेटवर्थ टू द पेमेंट ऑफ डिफॉल्टर। हम डिफॉल्टर का पेमेंट करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को रिवाइव करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद कर देंगे, ठीक है। सेकेंड, रेजोल्यूशन प्रोसेस टू स्टार्ट एट अर्लियर स्टेज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। मतलब जैसे हमें लगना लगेगा कि यस कंपनी को कुछ तो प्रॉब्लम है, शुरू करो, ताकि हम उस स्टेज तक जाए ही ना जहां पे बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाए। अगर मुझे लग रहा है शुरू में ही कि यस मुझसे बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट हमें कुछ गाइडेंस देगा, हम बिजनेस को और अच्छे तरीके से रन करेंगे। मार्केट में इतने सारे बिजनेस ओपन होते हैं, हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है बेटा? मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक कहावत आपने सुनी है, जो दिखता है वही बिकता है। तुम भले फेक दिखो, लेकिन तुम्हें दिखाना पड़ेगा। जब तक तुम दिखाओगे नहीं, दुनिया उसी को देखती है जो दिखाना चाहता है, और दिखाओगे तभी क्या होगा? बिकेगा। आज मुझे बताओ, इंडिया में टैलेंट की कमी है, बहुत टैलेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी हमारे टैलेंट को नहीं देखा, ठीक है। हम अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आज भी किसका सहारा लेते हैं? नेट का। अब इन चीज़ों से हमारी टैलेंट पता चलती है, फिर लोगों को पता चलता है हाँ इसके अंदर ये काबिलियत है। और देखा जाए आजकल बच्चे अपना टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी में दिखा रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन में कम, एजुकेशन धीरे धीरे बेटा बहुत कम होता जा रहा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा आ रही है। अब मुझे बताओ, इंस्टाग्राम क्रिएटिविटी तो है। अब देखो हम बोलते हैं कि चलो वो लोग ठुमके लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, इसके लिए भी गट्स होता है। स्टेज फियर बहुत लोगों को होता है, पब्लिक के सामने डांस करना बहुत बड़ी बात है। तुम 10 पब्लिक के बीच में अगर डांस कर रहे हो, इतना तुम्हारा जिगरा है तब डांस कर रहे हो। कोई लोग शर्माता है, लेकिन वो देखो डांस कर रहे हैं, मतलब जिगरा है तभी आए हैं, ठीक है। तो सबके अंदर बेटा अपना अपना टैलेंट होता है, सब अपने अपने टैलेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी का डांसिंग है, किसी का सिंगिंग है, सबका अपना टैलेंट है। तो जब तक हम दिखेंगे नहीं तब तक बिकेंगे नहीं।
तो यही बोल रहा है कि बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा अर्लीस्ट स्टेज। दूसरा, सिंगल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फ्रेम, सिंगल कोड बना दिया ना, पहले क्या था बहुत सारे एक्ट, अभी क्या कर दिया हमने, सिंगल। शिफ्ट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम शेयर होल्डर टू प्रमोटर्स, शेयर होल्डर एंड प्रमोटर टू क्रेडिटर। मतलब पहले कौन कंपनी को चला रहा था, शेयर होल्डर, भैया ओनर है, ओनर ने कंपनी को डुबा दी, चलो बेटा बाहर निकलो यहां से, अब कौन चलाएगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, आगे देखना, आगे जब आगे पढ़ोगे ना, जब रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम डायरेक्टर आता है कंपनी सेक्रेटरी से पूछने को, भैया बता क्या करना है, मतलब अपन ओनर बन जाते हैं। सोचो, इमेजिन करो कभी रिलायंस का ऐसा हुआ, ऐसी नौबत आई और यू बिकम द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ रिलायंस। मोगे से मनी जी आएंगे परनीत के पास, हाँ बोलिए सर क्या करना है। सोचो, इमेजिन करो उस टाइम की खुशी कितनी होगी कि भाई मैं रातों रात 1000 करोड़ की कंपनी का क्या बन चुका हूं, ओनर। समझ में आ रहा, सोचो प्राउड फीलिंग कितनी है। जिस तरीके से बेटा हमारे लॉज में हमारी वैल्यू दिखाई गई ना, अगर उतनी वैल्यू रियली में क्रिएट हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। फिर एक प्रोफेशनल्स को लगेगा कि यस सच्ची में हमारे साथ कुछ तो है। चलिए आते हैं, प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द लेंडर्स एंड देयर राइट एंड देयर इन्फोर्समेंट। और दूसरा यहां पे पता है, पहले रिकवरी करने में सालों लगते थे, यहां पे लिखा हुआ है 270 डेज मैक्स, 270 दिन में पैसा रिकवर होना चाहिए। 270 डेज, अगर नहीं दे रहा ना मतलब ये इंसान देने लायक नहीं है, चलो बंद करो। एक कंपनी को इंसॉल्वेंसी करने में 10-10 साल लगते, तभी क्या बोल रहा है ना 270 दिन। वो 270 में बेटा कंडीशन है, पहला तो 180 दिन 180 डेज। अब तुझे 90 दिन का एक्सटेंशन चाहिए ना, जा क्रिएटर से जा पूछ क्या, क्रिएटर अगर देने को तैयार है तो और 90 दिन, 180 प्लस 90 कितने हो गए, 270। 270 में नहीं दिया, अपना चेहरा मत दिखाना, निकलो यहां से बाहर, अब बिजनेस हम चलाएंगे। पूरी की पूरी कंपनी किसकी, क्रिएटर की। समझा, नेक्स्ट आ जाओ। टू एम्पावर ऑल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सबको राइट दिया बेटा। पहले क्या था, सिक्योर्ड को ज्यादा मिलता था, अभी सबको एक जैसा राइट दे दिया। रिवाइव रेजोल्यूशन बिफोर लिक्विडेशन। देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये बहुत जोरदार चीज बनाई है बेटा, आईयू, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, आईयू। अब देखना हंसी आएगी तुम्हें इस चीज को देख के, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाया है। एग्जांपल लेता हूं, प्रणीत जो है लोन लिया, ठीक है, मान लो प्रणीत ने कहां से लोन लिया, पहले एक्सिस बैंक के पास गया, लोन लिया, वहां से 50 करोड़ का लोन लिया। और जब लोन लेने गया ना एक्सिस बैंक के पास, तो क्या बोल रहा है, सर आप ही मेरे माई बाप, पहली बार मैं लोन ले रहा हूं, आप ही मेरे करता था सब कुछ, मैंने आज तक कभी कहीं से लोन नहीं लिया। ठीक है, ऐसा करके एक्सिस बैंक को मक्खन लगाया, 50 करोड़ ले लिया। फिर गया बेटा SBI के पास, वहां भी यही गाना सुना, सर आप ही मेरे करता था माई बाप, पहली बार लोन ले रहा हूं। ठीक है, वहां से भी 50 करोड़ लिया। ऐसा कर करके इंडिया के 7-8 बैंक से ले लिया लोन। ठीक है, सारे पैसे खत्म। ठीक, अब मुझे बता, बैंक का ही रिकवरी के लिए पता चला कोई नहीं है, इसने 10 जगह से लोन ले रखे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया जब इसने पहला लोन लिया तो इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं था। आजकल आपने देखा होगा, जब भी आप लोन के लिए जाते हो तो आपसे पूछता है आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर मतलब कि आपने पहले अगर लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट कैसे हुआ है। मैं अपनी कहानी सुनाता हूं बेटा, मेरा बैंक बैलेंस ठीक था लेकिन कभी लोन नहीं लिया था, तो लोन मुझे मिल ही नहीं रहा था। ठीक, तो मैंने जानबूझ के बेटा, जब अपनी क्लासेस कोरोना से पहले खोली थी, मैंने कोरोना के टाइम में बंद की, एसी लिया लोन पे, जानबूझ के एसी लोन पे निकाला। पहली बार मैंने बजाज का फाइनेंस कार्ड बनाया, एसी लोन पे निकाला। उसका रीपेमेंट जैसे ही टाइम पे गया, उसके बाद तो बैंक वालों की कॉल के लाइन लग गए। ठीक है, फिर उस दिन से मुझे लोन की अहमियत पता चली। फिर मैंने बाइक्स भी अगर लेता हूं तो लोन पे, कैश होने के बावजूद लोन पे, ताकि मेरा सिविल स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन हो। सिविल स्कोर का उसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग, तुम्हारा बैंक के साथ टर्म कैसा है। तो ये बेटा 600 से 800 के बीच में होना चाहिए। अगर तुम्हारा सिविल स्कोर, मैं आपको SBC में एक लॉ है वहाँ पे दिखाऊंगा सिविल स्कोर कितना लिखा हुआ है, इतने के बीच में है, तो इसका मतलब यू आर अ गुड पर्सन, आपने अभी तक बैंक का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से स्कोर होती है, इसी को बोलते हैं सिविल स्कोर। तो आज के दिन पता है क्या होगा, इसने लोन लिया, प्रणीत ने लोन लिया, प्रणीत की इंफॉर्मेशन चला जाएगा आईयू के पास। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रणीत को एक कोड दिया गया। हर एक लेंडर का अपना एक कोड होता है। ठीक है, हर एक लेने वाले का एक कोड होता है। ठीक है,
ध्यान से, प्रनीत को कोड मिला 420, प्रनीत को क्या कोड मिला 420 मिल गया। एक्सिस बैंक से लोन ले लिया, अब गया एसबीआई के पास। अब एसबीआई बोलता है भैया जरा कोड बताना तू अपना। जैसे ये कोड बताएगा 420, इसके सारे कांड खुलेंगे, जन्म कुंडली खुलेगी, भैया तूने कहां कहां से गुल खिला रखे, अब क्या एसबीआई लोन देगा? क्या चेक करेगा इसका? क्रेडिट वर्दीनेस, भैया ये पे करने के लायक भी है या नहीं। समझा? तो आईयू क्या करती है, आज के दिन हर एक लोग जिसने भी लोन ले रखा उसका डाटा मेंटेन है। तुम्हारा सिविल स्कोर में अभी के अभी बता दूं, बस तुम्हारा पैन कार्ड लगेगा, सॉरी आधार कार्ड। आधार कार्ड से तुम्हारा सिविल स्कोर पता चल जाएगा। क्यों? हर एक का आधार कार्ड बैंक से लिंक्ड है। अब अगर तुमने लोन ले रखा होगा तो बैंक में दिखेगा ना भाई तूने कौन से ईएमआई का डिफॉल्ट किया नहीं किया। बस आज के दिन आधार कार्ड का नंबर डालो, तुम्हारा सिविल स्कोर सामने है। और लोन नहीं ले रखा है कभी तो तुम्हारा सिविल स्कोर कुछ है ही नहीं, मतलब तुम्हें लोन नहीं मिल सकता। इसलिए लोन पे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, और उसका ईएमआई एक बार टाइम पे गया, मेरा सिविल स्कोर बढ़ रहा है, मेरा सिविल स्कोर बढ़ रहा है। उस दिन से बेटा जब से मुझे लोन की अहमियत पता चली, कुछ भी लेता हूँ ना, मोबाइल भी लेता हूँ, कैश होने के बावजूद फ्लिपकार्ट पे बजाज फाइनेंस डाला। और बजाज फाइनेंस में क्या होता है, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता। अगर आपने 10,000 की मोबाइल ली है, आपको 10,000 ही वापस करना है, बस 300 या 400 उनका एक प्रोसेसिंग फीस होता है, बस उतना ही वो लेते हैं। 10,000 ही वापस करना, उसके लिए 6 इंस्टॉलमेंट होता है, 9 इंस्टॉलमेंट मैक्स 12 इंस्टॉलमेंट, बस इतना ही इंस्टॉलमेंट हो उसको। अब मान लो 10,000 की मोबाइल ली, डिवाइडेड बाई 12 कर दूँ, कितने का ईएमआई आएगा? हो गया मंथली, अगर मैं वो पे कर दूँ, सिविल स्कोर मेरा बढ़ गया। समझ में आ गया? तो ट्राई कि अभी से अगर अपना सिविल स्कोर बढ़ाना है तो ट्राई की हम चीजें किस पे ले, लोन पे ले। जैसे ही हमारा रीपेमेंट स्ट्रांग होता जाएगा, फ्यूचर में बेटा कभी घर लेने, घर के लिए क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन चाहिए, तो अब क्या होगा, तुम्हारा सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, कोई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार रहेगी कि हाँ इसका पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही गुड है। आ रही ये बातें समझ में? पक्का? तो इसके लिए क्या बनाया इन्होंने, आईयू। मतलब अब तुम्हारी डिटेल किसके पास रहेगी, आईयू के पास, और वो बताएगा कि भैया इसने कहाँ कहाँ पे कितने कांड कर रखे हैं। समझा? चलिए बताओ, जोरदार है। देन ऑटोमेटिक लिक्विडेशन, भैया 180 दिन या 270 दिन पैसा नहीं आया ना, चलो निकलो। अब तुम्हारा सीधा क्या हो जाएगा, सीधा लिक्विडेशन में जाएगी कंपनी। तो भाई बाइंडिंग अप वाला पूरा रूल लगा देंगे। क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप डन अवे, पहले क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप होता था, आज के दिन नहीं है। क्यों? इंसॉल्वेंसी में सीधा आ जाओगे ना, ठीक है। पहले क्रेडिटर से पूछ के वाइंडिंग अप करना होता। अभी क्या बोल रहा भाई, मैंने ही तो अप्लाई किया है, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, क्या क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप करो, इसको बंद, हमें हमारा पैसा चाहिए। शेयर होल्डर हैव नो राइट टू स्पीक, क्यों बोलेगा भाई, तेरी वजह से आज कंपनी की हालत है। तो शेयर होल्डर का मुंह ही बंद करवा दिया, बोला तू अपने आप को ओनर बोलता था ना, चलो अब दिखाता हूं तुम्हें ओनरशिप क्या होती है, खत्म। अब रियली में ऐसा लग रहा है कि हाँ शेयर होल्डर ओनर होते थे। सीधा बोला भाई शेयर होल्डर शट योर माउथ, खत्म। जितना तुम्हें बोलना था तुमने जनरल मीटिंग में आके सब कुछ कर दिए, हमें तो बुलाते नहीं थे जनरल मीटिंग में, अभी देखो हम करेंगे कंपनी का कुछ। आगे आ जाओ। ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये बहुत जोरदार प्रोविजन है बेटा। आगे मैं 3 डेफिनेशन आपको पढ़ाने वाला हूं। एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है जिसने लोन लिया है मनी के टर्म में, और ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब होता है जिसने लोन तो नहीं लिया लेकिन कंपनी को सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल आरिका कंपनी की रॉ मटेरियल सप्लायर है, इसके बिना कंपनी में रॉ मटेरियल नहीं जाएगा। अब ये रॉ मटेरियल क्रेडिट पे सप्लाई कर रही है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, भाई इसका पैसा बाकी है, ठीक है। महिमा कंपनी की एम्प्लॉय ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सैलरी नहीं मिला अभी तक, समझा। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में वो सारे लोग को इन्होंने लेके आ गए जिनका कंपनी में किसी भी टाइप का लिंक है, वो सब किस में आ जाएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर। और प्रणीत ने कंपनी को 10 लाख का रियली में हार्ड कैश लोन दिया है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर, समझा। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो डे टू डे में इन्वॉल्व है, समझा। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी क्या बोलते हैं, भैया तेरा अगर लोन 10% भी है ना, चल ठीक है तुम भी आ जाओ केस फाइल करो, समझा। नेक्स्ट आ जाओ। शिफ्ट ऑफ जुडिक्शन टू एनसीएलटी एंड डीआरटी, कोर्ट से सीधा कहां चले गए हम, एनसीएलटी और डीआरटी के पास। पहले किसके पास आते थे, कोर्ट के पास, अभी किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी और डीआरटी के पास। गवर्नमेंट ड्यूज वुड रैंक बिलो दोज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर और एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये जोरदार प्रोविजन आया बेटा। पहले जब कंपनी का लिक्विडेशन होता था ना, तो पहले गवर्नमेंट बोलती थी नहीं हमें हमारा पैसा पहले चाहिए वापस, ठीक है। आज के दिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को सबसे बाद में रखो, पहले किसको दो पैसा, क्रेडिटर्स को, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड। बात भी है ना भाई, ये लोग छोटे लोग हैं भाई, पहले इनको पैसा इनका वापस करो, उसके बाद गवर्नमेंट के पास तो पैसे वैसे ही होता है, समझा। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है,
इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट डाइवर्जन ऑफ एसेट पर्सनल कंट्रीब्यूशन, अगर तुमने जानबूझ के एसेट को डाइवर्ट किया तो जिसने डाइवर्ट किया वो पर्सनली क्या हो जाएगा बेटा, लाइबल हो जाएगा। उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, आईपी को अपॉइंट किया गया, हम ही लोग होते हैं बेटा प्रोफेशनल्स, सीए, सीएस और सीएमए होता है। समझ में आया नहीं आया? अब इसमें से कोई भी 7 से 8 पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर आपको किसी ने फीचर्स पूछा आईबीसी का, कोई भी 7 to 8 पॉइंट याद रखना, लेकिन आईयू वाला पॉइंट पक्का लिखना, ठीक है। शेयर होल्डर्स बोल नहीं सकता, वो वाला पॉइंट पक्का लिखना। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लिखना बहुत ही जरूरी है, समझा। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। क्या? फीचर्स ऑफ आईबीसी। हाँ, केस स्टडी भी आ सकता है, बट इंटर लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा केस स्टडी, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, फाइनल लेवल पे बहुत पूछते हैं। अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक। चलिए अब हम एक्ट की शुरुआत कर रहे हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। सेक्शन नंबर 2 दिख रहा, सीधा वही पढ़ेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, ये कोड कहां कहां पे लगेगा, सीधा रट्टा मारो। कंपनी के ऊपर लगेगा, चाहे वो इंडियन हो या फिरंगी हो, ठीक है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर लगेगा, मतलब जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आई है। एलएलपी के ऊपर लगेगा, पार्टनरशिप के ऊपर लगेगा, इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा, और कोई भी अदर बॉडी जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा। चलो जल्दी बताओ किसके किसके ऊपर लगेगा, वेदर इट इज इंडियन और फिरंगी। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इंडिविजुअल्स और एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गवर्नमेंट डिटरमाइन कर देगा, समझा। तो देखो सब लोग आ गए, पहले थे क्या पुराने जो हमने 2 लॉज के बारे में पढ़ा, क्या उसमें थे सब लोग? नहीं थे ना, उसमें सिर्फ क्या दिखाता था, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे सब आ गए। पार्टनरशिप फर्म ने भी अगर लोन दिया है वो भी यहाँ पे जा सकता है। चलो 3 जोरदार डेफिनेशन, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10। फाइनेंशियल क्रिएटर, ऑपरेशनल क्रिएटर, कॉर्पोरेट डेटर, 3 लोगों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला फाइनेंशियल क्रिएटर, ध्यान से। एनी पर्सन टू हुम अ फाइनेंशियल डेट इज ओव्ड, ओव्ड का मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है। एनी पर्सन जिससे फाइनेंशियल डेट लिया गया है, एनी पर्सन जिससे फाइनेंशियल डेट लिया गया है, वो क्या कहलाएगा बेटा, फाइनेंशियल क्रिएटर। इंक्लूड अ पर्सन टू हुम सच डेट लीगली असाइंड और ट्रांसफर। इस बात को समझो, मैंने प्रणीत को लोन दिया, या मैंने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, या पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया, किसी ने भी लोन दिया, ठीक है। अब लोन का पैसा रिकवर नहीं हो रहा, तो मैंने रिकवरी के लिए मान लो आरिका को अपॉइंट किया, और आरिका को अगर मैं अपॉइंट कर रहा हूं तो मेरा लोन रिकवरी का राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, ये भी फाइनेंशियल क्रिएटर मानी जाएगी। यानी जिसको मैंने रिकवरी के लिए अपॉइंट किया वो भी क्या माना जाएगा, फाइनेंशियल क्रिएटर माना जाएगा। जिसने दिया वो तो है ही है, लेकिन वो अपना रिकवरी का राइट किसी और को दे रहा है तो वो भी है, समझा, ठीक है। अपना डेट आपने किसी को असाइन किया। फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 प्रणीत को देना था, ठीक है, और मुझे 10,000 आरिका से लेने थे, तो मैंने आरिका को क्या बोल दिया, आरिका तुम 10,000 प्रणीत को ही दे देना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो प्रणीत भी किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, फाइनेंशियल क्रिएटर। आई बात है समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ऑपरेशनल क्रिएटर, ये बताया था जो डे टू डे एक्टिविटी में कंपनी को किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो किसकी में आ जाएंगे, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, गोइंग कंसर्न, फंक्शन उसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कॉर्पोरेट डेटर। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है, बैंक जबरदस्ती का टॉर्चर करती है। परनीत ने बोला भैया दिसंबर में दे दूंगा, ठीक है, अप्रैल में भी कॉल, भैया पैसे कब, बोल रहा सर दिसंबर, ओ मई में भी कॉल। ये जहां जा रहा है पीछे पीछे बैंक पहुंच रहा है, प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं रही। याद है लिमिटेशन एक्ट, 5 साल बाद आ रहे हो तुम भाई बवंडर डालने के लिए, 3 साल का तुम्हारे पास टाइम है और तुम 5 साल बाद आ रहे हो, गलत बात है या नहीं है? हमारी प्राइवेसी भी तो कुछ है। मतलब कॉर्पोरेट डेटर को अगर ज्यादा परेशान किया जाएगा, पुराने वाले लॉ में क्या था, सिर्फ क्रेडिटर को सपोर्ट मिल रहा था, अभी क्या है, क्रेडिटर और डेटर दोनों को सपोर्ट मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का। तो 3 डेफिनेशन रट के जाना। चलिए अब यहां पे देखो, नेक्स्ट पेज पे आपको एक चार्ट दिख रहा, व्हेन टू अप्लाई और इनिशिएट कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर एलएलपी और कंपनी 1 लाख तक का आप उन्होंने लोन दिया है और उसका डिफॉल्ट हो गया, अप्लाई कर दो, ठीक है। और दूसरा पार्टनरशिप पर फर्म में 1000 रुपीज, ठीक है। देखो 1000 रुपये तक के लिए भी तुम अप्लाई कर सकते हो, 1 लाख रुपए तक का भी लोन है तो भी तुम कंपनी को कहां जा सकते हो, कंपनी के ऊपर केस फाइल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो, ठीक। चलिए उसके नीचे देखो क्या लिखा है, व्हेन एनी कंपनी और एलएलपी डिफॉल्ट इन पेइंग इट्स फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट, तो कहां जाएंगे बेटा, ध्यान सुनना। अगर कंपनी और एलएलपी का केस होगा तो जाना है एनसीएलटी के पास,
ठीक है। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का केस होगा तो जाना है डीआरटी के पास। कहां जाना है? डीआरटी। याद रहेगा, कंपनी को या एलएलपी को तूने 1 लाख का लोन दिया, भाई कंपनी एलएलपी वापस नहीं कर रही 1 लाख का लोन, कहां पे केस फाइल कर? एनसीएलटी के पास। बताऊंगा कैसे केस फाइल करना है। अच्छा, पार्टनरशिप को या इंडिविजुअल को तूने 1000 रुपए तक का लोन दिया, भैया वो लोन वापस नहीं कर रहे, ठीक है, कहां केस फाइल करो? डीआरटी के पास। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, चार्ट में दिख रहा आपको, दिख रहा टॉप में क्या लिखा हुआ है? कंपनी और एलएलपी किसके पास जाएगी? एनसीएलटी। अच्छा, एनसीएलटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अपील एनसीएलटी। अच्छा, डीआरटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अपील डीआरएटी, है ना। नेक्स्ट पेज के सबसे टॉप पे मैंने वो चार्ट बना रखा है, समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? चलो सबसे पहले बताओ कितने लोग जा सकते हैं यहाँ पे? 5-6 लोग यहाँ पे जा सकते हैं। कौन कौन है? कंपनी, इंडियन और फिरंगी, दूसरा एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मुझे बताओ इंडिविजुअल, कंपनी और एलएलपी में लोन अमाउंट कितना? 1 लाख। और इसमें पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल में 1000, जिसकी लिमिट बेटा बढ़ेगी। ठीक है, इतने का भी डिफॉल्ट हुआ कहां जा सकते हो आप? कंपनी और एलएलपी का केस हुआ तो एनसीएलटी, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल का केस हुआ तो डीआरटी। अच्छा, एनसीएलटी के अगेंस्ट अपील कहां पे? और डीआरटी के अगेंस्ट अपील कहां पे? डीआरएटी। कोई दिक्कत? पक्का। चलिए अब पढ़ेंगे बेटा 3 सेक्शन, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और 10। बस यही 3 सेक्शन अपने काम की चीज है बेटा। पहले पढ़ रहे हैं सेक्शन 7, फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे केस फाइल करेगा। क्या पढ़ रहे हैं पहले हम? सेक्शन नंबर 7। बस डायग्राम बहुत अच्छे से देखना, पूरा मैंने डायग्राम में बना रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल क्रेडिटर जिस दिन उसका लोन ड्यू हुआ, जिस दिन उसका लोन ड्यू हुआ, अप्लाई करोगे किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन हो सकता है? एनसीएलटी और डीआरटी। भाई कंपनी एलएलपी होगा तो एनसीएलटी, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म होगा तो डीआरटी। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, लोन जिस दिन ड्यू हुआ उसके बाद किसको अप्लाई करोगे? देखो ड्यू होने के जस्ट बाद, ड्यू होने के तुरंत बाद किसको अप्लाई करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब एनसीएलटी और डीआरटी को। जब आप अप्लाई करोगे तो उनको 14 डेज के अंदर में एनसीएलटी और डीआरटी आपको बताएंगे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अच्छा, ऐसा वो क्यों बोलेंगे? एनसीएलटी पता करेगा ना, भाई तू डम्मी केस तो नहीं फाइल कर रहा, डिफॉल्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। एक बात मुझे बताओ, जब मैं ये एप्लीकेशन लगाऊंगा उसके साथ प्रूफ तो सबमिट करना पड़ेगा ना भाई। तो देखो क्या क्या प्रूफ देना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, और साथ में तुम अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी लेके जाना, भैया यही मेरा ऐसा बंदा है जो कंपनी के डेट को रिकवर करवा के देगा या कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करेगा जो मेरा लोन फंसा हुआ है। तो अपने साथ किसको लेके जाओगे? अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, एंड साथ में अदर इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया। अब एनसीएलटी 14 डेज के अंदर में डिफॉल्ट अकर्ड होगा तो एप्लीकेशन को एडमिट करेगा, डिफॉल्ट अकर्ड नहीं होगा तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया 7 डेज के अंदर में पार्टी को इन्फॉर्म कर देगा, भैया मेरे पास मत आना, तेरा कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है। अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया तो देखो CIRP, इसका मतलब है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा? स्टार्ट हो जाएगा। CIRP क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। CIRP क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। चलो दोबारा से शुरू करो। लोन ड्यू हुआ, अप्लाई कर दिए, किसको? एनसीएलटी को या डीआरटी को। उन्होंने कितने दिन के अंदर में रिप्लाई किया? 14 डेज में। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट तो 7 डेज में दोनों पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया, भैया मैं तेरा केस नहीं ले रहा क्योंकि तूने गलत एप्लीकेशन डाला है। ठीक है, अच्छा अप्लाई एक्सेप्ट कर लिया तो CIRP, मतलब अब रिकवरी प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टार्ट। कितने दिन में? मैक्स टू मैक्स 180, और एक्सटेंशन बाद में मिलेगा। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का। चलिए अब बोलोगे अमित सर एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहां पे वो रिजेक्ट कर देंगे हमारे मैटर को? देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, एडमिट द एप्लीकेशन इफ एप्लीकेशन इज कंप्लीट। सारी बातें तूने प्रूफ दिखाए हैं, और अगर वो रिजेक्ट कर देंगे जब एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा और लोन हुआ ही नहीं है, डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है। समझा नहीं समझा? क्लियर है? चलो अब आ जाओ सेक्शन नंबर 8 और 9। यहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर जाएगा। अब देखना दोनों चार्ट में 90% बातें सेम है, बस 10% बातें अलग है। पहले वाले चार्ट में डायरेक्ट तुम कहां चले गए थे? एनसीएलटी और डीआरटी के पास,
ऑपरेशनल क्रेडिटर पहले डिमांड नोटिस भेजेगा किसको? डेटर को, भैया पैसा दे दो। जब डिमांड नोटिस तुमने डेटर को भेजा और डेटर 10 दिन के अंदर में रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, 11वें दिन कहां चला था? एनसीएलटी के पास, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, लोन ड्यू हुआ 10 तारीख को, डायरेक्ट मत जा एनसीएलटी के पास, पहले डिमांड नोटिस किसको भेज? डेटर को, भैया पैसा दे दो। डेटर ने 10 दिनों में रिप्लाई नहीं किया, 11वें दिन कहां चला था? अब फिर से वही प्रोसेस, एनसीएलटी को फाइल किया। अब एनसीएलटी 14 डेज के अंदर में बताएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो CIRP स्टार्ट। अब ध्यान से, भैया जब तू डिमांड नोटिस उसको भेजेगा तो साथ में क्या अटैच करेगा? इनवॉइस लगाएगा ना कि भैया मेरा इतना लोन बनता है, मेरा इतना लोन बनता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। जब तुम डिमांड नोटिस लगाएगा उसके साथ क्या अटैच करेगा? इनवॉइस। अब इनवॉइस अटैच करने के बाद 10 डेज के अंदर में कॉर्पोरेट डेटर ने कोई रिप्लाई नहीं किया, अब किसको इंटीमेट करेगा? एनसीएलटी को या डीआरटी को। अब उनको 14 डेज का टाइम देगा, 14 डेज के बाद वो बताएंगे क्या करना। अब ध्यान से चार्ट को देखो। ऑपरेशनल क्रेडिटर जिस दिन ड्यू डेट था उसके बाद डिमांड नोटिस भेजा किसको? कॉर्पोरेट डेटर को। कॉर्पोरेट डेटर ने 10 डेज में रिप्लाई नहीं किया, किसको? ऑपरेशनल क्रेडिटर को, ठीक है। किस चीज का रिप्लाई किया कि भैया दूंगा या नहीं दूंगा या कब दूंगा, टाइम तो बता दे, ठीक है। 10 दिन में कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। 11वें दिन कहां चला गया ऑपरेशनल क्रेडिटर? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी 14 डेज में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट कर लिया तो CIRP स्टार्ट होगा। लेकिन देखो एनसीएलटी को जब तुम अप्लाई करोगे तो उसको भी तो सबूत भेजोगे। तो देखो क्या लिखा है मैंने, ऑल्सो सबमिट क्या? इनवॉइस, एफिडेविट, सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रपोज्ड IRP जो भी अपने प्रोफेशनल्स को ले गए थे अपने साथ, और अदर इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा? बताओ 90% बातें सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ गया? वो 10 दिन वाला पॉइंट। समझा? पक्का? चलिए, तो हमने 8-9 में किसकी बातें की? ऑपरेशनल क्रेडिटर की। अब देखो वहां पे लिखा हुआ है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन। तो देखो सेक्शन नंबर ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, सेक्शन 8 और 9 की बात कर रहा हूं। एडमिट द एप्लीकेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। कब रिजेक्ट कर देगा? जब तुम्हारा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा, रीपेमेंट हो चुका है भाई, नोटिस ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े चल रहे तुम दोनों के बीच में, ठीक है, एंड क्रेडिटर हैज नॉट डिलीवर्ड इनवॉइस। भाई तुमने इनवॉइस ही नहीं भेजा उसको, तो मतलब एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। अच्छा, एक्सेप्ट कब कर लेगा? इफ द एप्लीकेशन इज कंप्लीट। अभी तक रीपेमेंट हुआ नहीं है, कोई झगड़े भी नहीं है तुम दोनों के बीच में, ठीक है। लिखा हुआ ना, नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग और इशू नोटिस, आपने उनको नोटिस इशू किया था तो वो आपका केस एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सेक्शन 7 में क्या था? फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेक्शन 8 और 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब 10 में है बेटा कॉर्पोरेट डेटर। अभी क्या बताया था भैया? ये भी तो हो सकता है जबरदस्ती का टॉर्चर। भाई वो भी, उसको भी तो रिलीफ चाहिए ना। कोई जबरदस्ती का मुझे टॉर्चर कर रहा है कि भैया नहीं ये करना है, गलत बात ना। तो लॉ में का देखो इनके लिए भी क्या बोला, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कहां जा रहा है? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी अगेन 14 डेज में, हाँ या ना। अगर हाँ बोल दिया तो CIRP स्टार्ट। अब कॉर्पोरेट डेटर जब अप्लाई करेगा तो ये क्या क्या अप्लाई करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट देगा, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ध्यान से, 2 तरीके से रेजोल्यूशन होता है। एक होता है नॉर्मल प्रोसेस 180 दिन प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन बाय द क्रेडिटर 270 डेज। अगर तुम फास्ट ट्रैक करना चाहते हो तो 180 दिन का हाफ कर दो 90, और फिर 90 का दोबारा हाफ करो। जो एक्सटेंशन मिला था ना 90 दिन का, उसका 45, तो 90 प्लस 45 135। ऐसे हुआ ना, 180 दिन प्लस 90 यानी 270। अभी क्या बोल रहा हूं, फास्ट करना है तुम्हें, तो इसका हाफ 90 और इसका भी हाफ 45 यानी 135 डेज में मैटर क्या हो जाएगा बेटा? सेटलमेंट। देखो 135 दिन में मुझे अपना जजमेंट मिल रहा है, इतना फास्ट होता है। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाओ, अब बेटा मजेदार बातें हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। उन्होंने 14 दिन के अंदर में एप्लीकेशन एडमिट कर लिया। अब आप पूछोगे ना अमित सर, एनसीएलटी या डीआरटी जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा तो आपने क्या बोला? CIRP स्टार्ट हो जाएगा। सर CIRP में क्या होगा? CIRP में क्या होगा? CIRP में क्या होगा? ठीक है, चलिए ये बहुत जोरदार है। जैसे ही तुम्हारा एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा, देखो 3 दुर्घटनाएं होंगी। पहला, डिक्लेयर अ मोराटोरियम।
आप बोलोगे अमित सर पहले ये बताओ मोराटोरियम क्या है। पहली बार हम ये वर्ड सुन रहे हैं मोराटोरियम। स्टे, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टे। मोराटोरियम का मतलब क्या है? स्टे। ठीक है। दूसरा, कॉज अ पब्लिक अनाउंसमेंट, लोगों को बताओ भाई, ठीक है ना। तुम्हारी हरकतें किसको बताएंगे? लोगों को। और अपॉइंट क्या करेंगे? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। कौन अपॉइंट करेगा? एनसीएलटी। पहले कौन लेके गया था? क्रिएटर लेके गया था। ठीक है। अब क्रिएटर वाला जो है, मान लो क्रिएटर जिसको लेके गया उसकी प्लान बहुत अच्छी थी, तो एनसीएलटी उसी को अप्रूव कर देगा, भैया आजा अब तू मेरा हो गया। आ रही है बातें समझ में? ये पूरा प्रोसेस होगा। देखो अब भी बहुत मजा आएगा, बहुत जोरदार है। सबसे पहले देखो मोराटोरियम। अब पूछोगे हमें से पहले ये बताओ मोराटोरियम का मतलब क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोराटोरियम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू ऑपरेशन, नो एडिशनल स्ट्रेस और बर्डन। भैया अभी रुक जाओ, अभी स्टे। अभी आपको यस बैंक का एग्जांपल देकर समझाता हूं। कुछ दिन पहले यस बैंक का कारनामे सामने आए थे। 30 डेज का आरबीआई ने मोराटोरियम लगा दिया था। 30 डेज तक कोई विथड्रॉ नहीं कर सकता, कोई डिपॉजिट नहीं कर सकता। मतलब आरबीआई निगरानी रखने वाली थी। ठीक है। ऐसे ही बेटा जब पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम सामने आया तो वहां पे भी मोराटोरियम लगा। समझा? तो मोराटोरियम का मतलब क्या है? आगे से कोई बर्डन नहीं लेना, हम पहले इंटरनल देखेंगे तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। क्यों? अगर मान लो मैं आगे से ही बर्डन लेता रहूं और इंटरनल इंक्वायरी करता रहूं तो क्या होगा? फंक्शन हो पाएगा सही से? नहीं। अब मुझे लग रहा है कि भाई इंटरनली कुछ खराब है, तो पहले मैं इंटरनली माइंड को फ्री करूं ना। ऐसी ही गलती आप लोग करते हो अपने लाइफ में। जब आपको पता है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो पहले माइंड डिस्टर्ब को ठीक करो। तुम क्या करते हो? माइंड डिस्टर्ब, ऊपर से डिस्टर्ब है, गुस्से में आके बुक लेके बैठ गए, खुद भी डिस्टर्ब हो रहा हो, बुक भी डिस्टर्ब हो रहा है। भाई तू मेरे पे तो ध्यान दे नहीं रहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पहले बेटा स्ट्रेस को दूर करो और फिर अपने मेन काम पे आओ। ऐसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? मोराटोरियम का मतलब हमने क्या बोला? हम बाहरी अब दर्द नहीं लेंगे, ऑलरेडी जो अंदर वाले दर्द हैं उसको हम मलहम लगा के खत्म करने की कोशिश करेंगे। आ रही है बातें समझ में? आगे देखो, मोराटोरियम पीरियड। अब बोलोगे अमित सर ठीक है, ये पीरियड स्टार्ट कहां से होगा मोराटोरियम? देखो क्या लिखा हुआ है, शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। किसने? एनसीएलटी। एंड सीजेस टू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। जिस दिन एनसीएलटी ने बोल दिया यस अब ऐसे रिकवरी करना है, उस दिन खत्म मोराटोरियम। तो मोराटोरियम स्टार्ट कहां से हुआ? एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, एनसीएलटी पिक्चर में आ गया। अब एनसीएलटी क्या बोल रहा है? अब मैं बादशाह, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। समझ में आ रहा? अब मोराटोरियम स्टार्ट, करेक्ट। अब मोराटोरियम स्टार्ट कब खत्म होगा? जब बादशाह ऑर्डर क्या दे रहा है कि हाँ ऐसे रिकवरी करना है, तो मोराटोरियम खत्म। अब सिर्फ किसकी बात चलेगी? ओनली रिकवरी। आ जा भाई, समझा? तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है। अच्छा अब बोलोगे ठीक है सर मोराटोरियम का इफेक्ट क्या होगा ये बता दो। देखो क्या लिखा हुआ, बहुत जोरदार बातें लिखी है। पहला, एनी एक्शन ऑफ foreclosure, recovery or any enforcement security interest created including any under SARFAESI Act, सबके ऊपर बेटा रोक। अब किसी की नहीं सुनेंगे, किसी भी लॉ की नहीं सुनेंगे, सिर्फ सुननी किसकी है? एनसीएलटी। माई बाप कौन? एनसीएलटी। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द ओनर लेसर वेयर द सच प्रॉपर्टी इज ऑक्युपाइड। भैया किसी की प्रॉपर्टी है ना, कोई ओनर नहीं, अभी ओनर कौन? जो एनसीएलटी बोलेगा सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूएशन प्रोसीडिंग ऑफ एनी सूट। सब सूट के ऊपर रोक लगाओ, स्टे लगाओ। जो भी केस चल रहे हैं कंपनी के, सबके ऊपर क्या लगाओ? स्टे लगाओ। एंड लास्ट जोरदार है बेटा, प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफरिंग इनकम्बेंसी एलिनेटिंग। किसी प्रॉपर्टी को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर सकते, किसी को लीज पे नहीं दे सकते, सबके ऊपर रोक लग जाएगा। यही तो मैंने बोला था, स्ट्रेस नहीं लेना है, बाहर से स्ट्रेस नहीं लेना है। समझा मोराटोरियम? ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कि भैया मोराटोरियम का इफेक्ट बता दो। ठीक है, चलो मोराटोरियम लगा दिया। अब इस बात की जानकारी किसको दे देंगे? पब्लिक को। देखो पब्लिक अनाउंसमेंट होगा। पब्लिक अनाउंसमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला क्या लिखा हुआ है? पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कौन बताएगा? एनसीएलटी बताएगा। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिफॉल्टर। भैया अब उसको पूरा बेइज्जत करेंगे, नाम बताओ उसका, कौन है ये। ठीक है, समझ में आ रहा? मैंने पहले ही बताया बेटा, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि क्राइम क्यों हो रहा है? बिकॉज क्राइम का पनिशमेंट ऑन द स्पॉट नहीं होता, और दूसरा पनिशमेंट ऐसा नहीं होता जो उसके दिल को टच करे। पनिशमेंट फिजिकल होती है। ठीक है, 4 थप्पड़ लगा दिया, 4 डंडे मार दिए, वो तो बेटा 4 दिन की चांदनी है, जब तक वो रेड रैसेस रहेंगे ना तभी तक। जिस दिन वो रेड रैसेस खत्म, फिर से उसकी हरकतें वही, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसा है, जब तक हमें इमोशनली टॉर्चर ना किया जाए ना, हम सुधरते नहीं है।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए लॉ मेकर क्या बोल रहा, भैया इनको, इनकी बातें पब्लिक में, मुझे बताओ हम अपनी सिर्फ किससे डरते हैं? रेपुटेशन। इसकी क्या इफेक्ट करो? रेपुटेशन। और रेपुटेशन कैसे इफेक्ट होगी? घर में मारने से। बाहर मारो इनको, मतलब इनका नाम कहां आना चाहिए? पब्लिक में। आज मुझे बताओ, बड़े बिजनेसमैन डरते किससे? ओनली कस्टमर। कस्टमर में मैं नाम खराब नहीं हो, भले मैं कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो। पॉलिटिशियंस डरते किससे? ओनली पब्लिक से। पब्लिक के सामने में अच्छा इमेज, और अंदर से सारे करप्ट माइंडेड वही होते हैं। इसलिए लॉ मेकर क्या बोलता है, भैया इसका नाम कहां पब्लिश कर दो? मार्केट में। समझा? आगे, नेम ऑफ रजिस्ट्रार विथ विच कंपनीज रजिस्टर्ड। अब आरओसी का नाम बताओ, कौन से आरओसी के दायरे में वो आता है? ठीक, आगे, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम, कब तक क्रेडिटर अपना क्लेम सबमिट कर सकता है? नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईआरपी के बारे में बताओ, जो जिस प्रोफेशनल को आपने अपॉइंट किया है। देन फिर मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लेम, पेनल्टीज फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम। कोई कोई होता है ना बेटा मजे लेने के लिए क्लेम डाल रहा है, उसका मजा एनसीएलटी लेगा फिर। समझा? एंड डेट ऑन विच इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्लोज, ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। 180 प्लस 90, मैक्सिमम 270। आ रही है बातें समझ में? अच्छा, अब ये जो बेटा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो प्रोफेशनल्स है ना, इनका बेटा एग्जाम होता है, आपके पास गोल्डन चांस है। अब इसके लिए बेटा डिग्री की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस, मार्केट एक्सपीरियंस। इफ यू हैव अ मार्केट एक्सपीरियंस, मतलब आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, बस एक एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, आपका नाम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिस्ट में आ गया। अब कभी भी कंपनी का कोई वाइंडिंग अप होगा तो उसी लिस्ट में से प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा। तो आपको अपना नाम कहाँ करवाना है? रजिस्टर करवाना। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवा चुके हैं, जिनको नॉलेज था, आइडिया था, उन्होंने रजिस्टर करवाया। आया समझ में? तो वो वाली बातें नहीं पढ़ेंगे बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स वो नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा आ जाओ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। दिख रहा? देखो, अपॉइंटमेंट बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब एनसीएलटी और डीआरटी विद इन 14 डेज, जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया उसके 14 दिनों के अंदर में वो किसको अपॉइंट करेंगे? आईआरपी को। किसको अपॉइंट करेंगे? आईआरपी को। आगे, उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। भैया हमारे पास टोटल टाइम ही कितना? 180 दिन। हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, वहीं से 180 दिन हमारा शुरू हो चुका है। तुझे बस 30 दिन का टाइम दे रहा हूं, बता तू कर पाएगा या नहीं? तो 30 दिन में हमें क्या करना पड़ेगा? अपना रेजोल्यूशन प्लान बना के उनको देना पड़ेगा, रिकवरी कैसे करना, ये सारी बातें देनी पड़ेगी। किसको? एनसीएलटी को। आगे देखो क्या लिखा है, वंस आईआरपी इज अपॉइंटेड, मैनेजमेंट पूरा किसके हैंड में बेटा? आईआरपी के हैंड में। बोर्ड किसको रिपोर्ट करेगा? आईआरपी को। सोचो, कंपनी सेक्रेटरी आईआरपी बना, अब मुकेश अंबानी जा रहे हैं, हाँ सर चाय कॉफी ठंडा, क्या चाहिए? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तुम्हारे पास आएगा बोर्ड रिपोर्ट करने को, देखो सर हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। इमेजिन करो आपकी उस टाइम कितनी बड़ी वाली फीलिंग आएगी कि एक ऐसा पर्सन जो करोड़ों का मालिक है वो मेरे से पूछने को आ रहा है क्या करें। ठीक है, देखो कितनी बड़ी लॉ बनाई है। साथ में ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल रिपोर्ट टू द आईआरपी। भैया पूरा माई बाप कौन? आईआरपी। Then financial institution maintaining accounts of corporate debt shall follow the instruction of IRP। आपको लगता है एकदम गोवा वाली फीलिंग आएगी? आजा भाई, जिसको भी आना है मेरे पास आओ, मैं जब बोलूंगा तब आगे चलेगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा? तो जोरदार, मुझे तो ये लोग एग्जाम में बस ये पूछे भाई आईआरपी की वैल्यू बताओ, मैं तो फट्टे मार के आऊंगा, 10-12 पेज लिख के आऊंगा। वो बातें समझ में आ रही? आईआरपी की वैल्यू। चलिए, अब आईआरपी की ड्यूटी क्या है बेटा? अपनी वैल्यू तो समझ ली भाई, काम भी तो करना है कुछ। देखो आपकी ड्यूटी क्या है। पहला, भैया सीओसी की मीटिंग तुम ही बुलाओगे। अब बोलोगे अमित सर पहले ये बताओ सीओसी होता क्या है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर, क्यों? पैसा किसका डूबा हुआ है? क्रेडिटर का ना, तो कमिटी भी किसका बनेगा? क्रेडिटर का। तो मीटिंग ऑफ सीओसी, देन प्रेजेंट ऑल रेजोल्यूशन प्लान टू द मीटिंग। मुझे बताओ, आईआरपी ने रेजोल्यूशन प्लान बनाया कि देखो सर हम ऐसे ऐसे रिकवरी करने वाले हैं, ऐसे बिजनेस को रन करेंगे। एनसीएलटी क्या बोलता है? भैया पैसा किसका लगा हुआ है? क्रेडिटर का। किसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है? क्रेडिटर ने। प्लान भी किससे अप्रूव करवा? क्रेडिटर से। और जब क्रेडिटर अप्रूव कर दे मेरे पास लेके आ जाओ। देखो एनसीएलटी भी किसको सपोर्ट कर रहा है? भैया जो भी है किससे पूछ? क्रिएटर से। लेकिन हो सकता है ना भाई क्रिएटर को ज्यादा पावर दे दी तो वो अपने पावर का मिस यूज करने लगेंगे, इसलिए क्या बोला? लगाम हम रखेंगे। समझा? तो प्लान लेके किसके पास जाओगे?
क्रिएटर के पास। अब ध्यान से, प्रणीत लेके गया प्लान, सीओसी बोल रहा क्या है ये, क्या बनाया है तूने, इससे रिकवरी होगा? तो सीओसी के पास राइट है प्रणीत को हटा सकता है। निकलो बाहर बेटा, तुम्हारा हो गया, मजे ले लिए, निकलो। अब दूसरा पॉइंट होगा और उसकी जानकारी किसको दी जाएगी? एनसीएलटी को। फिर एनसीएलटी उसको क्या देगा? टाइम। बेटा फटाफट जल्दी करो, तुम्हारे जगह पे जो पहला वाला था वो तो नकारा निकम्मा निकला, ठीक है, दूसरे को बुलाओ। अब उसको फिर अप्रूव किया जाएगा, उसको भी प्लान बनाएगा, वो कमिटी ने अप्रूव कर दिया, फिर किसको भेजेंगे? एनसीएलटी को, और एनसीएलटी को प्लान जच गया, बोलेगा ठीक है रिकवरी स्टार्ट करो। समझा? तो देखो क्या लिखा हुआ है। ड्यूटी क्या है? मीटिंग ऑफ सीओसी और डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा, भैया क्लेम का डॉक्यूमेंट होगा ना। और राइट क्या है? टेक इमीडिएट कस्टडी। राइट क्या है तुम्हारा? सारी एसेट का कस्टडी तुम्हारे कब्जे में, ठीक है। और आगे रिप्रेजेंट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, यानी आप एलएलपी के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हो, कंपनी के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हो। आगे देखो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, अपॉइंटमेंट बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर। देख रहे हो नाम चेंज हो रहा है। एनसीएलटी ने जब अपॉइंट किया तो क्या नाम रखा था? आईआरपी, ठीक है। जब क्रेडिटर लेके गया था तो आरपी, और एनसीएलटी ने रखा तो आईआरपी। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर कर रहा है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। देखो क्या लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर मे इन देयर फर्स्ट मीटिंग विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिजॉल्व टू अपॉइंट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एंड रिप्लेस द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। पहले वाले को हटाएगा और दूसरे को अपॉइंट करेगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall conduct the entire insolvency process and manage the operation of a company। सारा काम उसी के सर पे होता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall exercise all such power and duties are vested on the IRP। जितना पहले वाले को था उतना इसको भी होगा। समझा? All meeting of committee of creditors shall be conducted by resolution professionals। क्लियर है? फिर देखो नीचे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट। अगर सीओसी ने पहले वाले को रिप्लेस कर दिया तो उसकी जगह पे क्या आएगा बेटा? नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा। कंपनी उसका नाम फॉरवर्ड कर देगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, मतलब एनसीएलटी को। एनसीएलटी उसको अप्रूव कर देगा। अब वो एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करेगा, ठीक है। नीचे मैंने क्या बताया था? क्रेडिटर से कितना एक्सटेंशन मिलेगा? 90 दिन का। अब नीचे देखो, क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई, क्लेम सबमिट किया, क्रेडिटर ने अप्रूव कर दिया। कितने परसेंट? 66%। कट करो उसको, चेंज करो। 66% ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर लिखा हुआ ना 75 आपके नोट्स में, उसको कट करके 66% चेंज हो गया बेटा वो, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया रेजोल्यूशन प्लान कैसे बनाते हैं। तो नीचे देखो लिखा है मैंने, पहला क्या लिखा हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। दूसरा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट विल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान। फिर एग्जामिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान होगा। फिर सीओसी के पास वो प्लान जाएगा, कमिटी के पास सबमिट किया जाएगा रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को या डीआरटी को। एंड एनसीएलटी और डीआरटी अगर कोई चेंज करना है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज अप्रूव। जैसे ही अप्रूव कर दिया मोराटोरियम एंड। समझ में आया? कब मोराटोरियम शुरू हुआ और कब एंड हुआ? जब एनसीएलटी प्लान को अप्रूव कर देता है तो मोराटोरियम एंड। आ रही बातें समझ में? पक्का? अब देखो पूरे इस चैप्टर को मैंने उस चार्ट में समराइज कर दिया है। 5 लाइन का चार्ट दिख रहा है आपको? डिफॉल्ट हुआ, अपॉइंट किया आरपी, फिर मोराटोरियम हुआ मैक्सिमम 180 to 70 डेज तक, फिर सीओसी की मीटिंग हुई, 66% क्रेडिटर ने अप्रूव कर दिया। अब रिकवरी होगा या तो वाइंडिंग अप होगा, रिकवरी होगा या तो वाइंडिंग अप होगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? चलो सीधा आना है बेटा, रिकवरी का प्रोसेस क्या होगा। देखो लिखा हुआ है लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर आईबीसी, प्रायोरिटी ऑफ वाटरफॉल क्लेम करके, ये 5 नंबर में आता है, रट के जाना। पहले किसको दिया जाएगा? पहले पैसा किसको दिया जाएगा? उसके नेक्स्ट पेज पे है बेटा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पहले इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट होगा, खर्चे। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है, साथ में वर्कमैन जिसका 24 मंथ्स का ड्यूज बाकी है। फिर अदर एम्प्लॉयज जिसका 12 महीने का ड्यूज बाकी है। फिर फाइनेंशियल डेट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को पैसा दिया जाएगा। फिर बाकी रिमेनिंग ड्यूज। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और बाद में नलायकों को। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। वही थे ना ओनर, अपने आप को क्या बोल रहे थे? ओनर मरो। सबसे लास्ट में किसको रखा है? इक्विटी शेयर होल्डर। और ओनरशिप एंजॉय करो। समझा? ये रट के जाना, 5 नंबर में सीधा आता है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ
ये जो इतना एक्ट हमने पढ़ा, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए हो गया? गवर्नमेंट के लिए, कि इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब चैलेंज किसके लिए हो गया? हम इतने सारे प्रोफेशनल्स कहाँ से लाएं? इसी वजह से गवर्नमेंट बेटा अभी प्रोफेशनल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है कि हमें क्या लाना है? प्रोफेशनल स्टडीज़ लेके आना है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है चैलेंजेस फॉर अथॉरिटीज़। क्या चैलेंजेस है? पुराने जितने भी लॉज अमेंडमेंट लाओ, है ना? क्या लिखा हुआ पहला? टू क्रिएट लार्ज पूल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग होने चाहिए। ड्राफ्ट रिजोल्यूशन प्रोसीजरल रूल्स, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे, आईयूज को अपॉइंट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, गवर्नमेंट ड्यूज, इन सब के बारे में सोचेंगे। और नेक्स्ट पेज पे देखो मैंने क्या लिखा, अपॉर्चुनिटी फॉर पीसीएस। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बेटा, किसके लिए? पीसीएस के लिए। तुम रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकते हो, किसके? एनसीएलटी के पास जाके केस लड़ सकते हो, डीआरटी के पास जाके केस लड़ सकते हो, एक्ट एज ए लॉयर। बट तुम लॉयर नहीं कहलाओगे, रिप्रेजेंटेटिव कहलाओगे। कंपनी के बिहाफ पे तुम क्या कर रहे हो बेटा? केस लड़ रहे हो। वाइंडिंग अप में अब आपको रखा जाएगा, पहले वाइंडिंग अप में आपको नहीं रखा जाता था, लॉयर आता था। लेकिन आपके लिए चैलेंज क्या है? बहुत बड़ा चैलेंज है बेटा। क्या लिखा हुआ है? कॉम्पीट विथ बेस्ट ब्रेन, दिमाग चाहिए भैया। और नीचे देख लो कितने एक्ट की नॉलेज चाहिए। इतने एक्ट की अगर नॉलेज आ जाए ना, तब जाके तुम एक्सपर्ट प्रोफेशनल बन पाओगे। कंपनीज एक्ट, सबसे डेंजर लॉ आपका क्या लिखा हुआ पहला? कंपनीज एक्ट। और साथ में तुम्हारा जिससे फियर है, इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ है, टैक्सेशन, कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, यानी जितने भी अपन लॉ पढ़ते हैं ना बेटा एग्जीक्यूटिव लेवल पे, जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल की लॉज, कौन कौन सी? ज्यूरी हो गया, ठीक है, क्योंकि ज्यूरी में क्रिमिनल है, सिविल है, ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी लॉ हो गया, एसबीसी हो गया। एसबीसी का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, ईसीएल का बहुत आता है, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, जो ग्रुप 2 में है, और सेबी अपने आप में महान आत्मा। इतने सारे एक्ट की नॉलेज होगी, देन यू कैन से दैट कि यस आई एम अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। और बच्चों बताओ, इतने सारे एक्ट की नॉलेज 1 साल में आएगी? 5 साल 10 साल तो लगेंगे बेटा इसको पढ़ने में और समझने में। इसलिए बेटा एक्सपीरियंस कितना मांग रहा है? 15 ईयर्स का। आया समझ में? पक्का? तो यही था बेटा आपका छोटा सा इंसॉल्वेंसी IBC। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 3 डेफिनेशन, और फिर सेक्शन 7, 8, 9, 10, और फिर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद जो मोराटोरियम लगा, पब्लिक नोटिस गई, वही सारी बातें क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। समझा? तो ये आपका खत्म हो गया IBC।